सोच समझ के बोलते हैं, लेकिन कभी कभी रिएक्शन हो जाता है। आपको उनके अगर बयान बताऊं तो सोचने समझने वाली बात उसमें कहीं दिखाई नहीं देती। आजम खान के ऊपर उन्होंने बयान दिया, महिलाओं पर उन्होंने बयान दिया, नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने बयान दिया। एक बार हो तो चलो समझ में आता है कि भाई जबान फिसल गई। उन्होंने तो अन्ना हजारे को भी भगोड़ा घोषित कर दिया था। बताइए, अब अन्ना हजारे से तो कोई लड़ाई नहीं थी ना। अन्ना हजारे हरदोई में चुनाव लड़ने गए थे पार्षदी का, न इनके जिले में कोई इनकी संपत्ति पर उन्होंने दावा किया था। अन्ना हजारे गरीब को आपने क्यों खड़ा कर दिया बीच में, कहा वो भगोड़ा है? नरेश सर्टिफिकेट देखा क्या? हर आदमी अपना निजी राय नहीं, राय अभद्रता नहीं हो सकती। यादव जी माफ करिएगा, निजी राय का मतलब अभद्रता नहीं हो सकता। नहीं तो है, लेकिन लोकतंत्र में अभद्रता की आजादी थोड़ी ना होगी। जी जी। अब यहाँ पर निजी राय थी क्या उनकी? हाँ, कोई पार्टी लाइन तो है नहीं, हमने बता दिया। हमारे नेताजी या लोहिया जी हमेशा महिलाओं का ये बड़ा अच्छा जवाब है कि साहब कोई भी बोल देता है और कहता है कि भाई उनका निजी बयान है, हमसे इससे कोई मतलब नहीं, पार्टी लाइन नहीं है। कल तब भी मैं यादव जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने ईमानदारी से कहा कि इस तरह का वक्तव्य मुलायम सिंह जी की पार्टी का वक्तव्य नहीं हो सकता। मैं इसकी सराहना करता हूं। और कैसे हो सकता है, जिस मुलायम सिंह यादव ने गरीबी को जिया है, देखा है, उसके पार्टी का ये वक्तव्य हो सकता है क्या? नहीं, वही तो हमने कहा। नरेश जी अभी नए नए आए हैं, इसलिए ये मुझे लगता है स्थितियां बनी होंगी। नहीं है, कई बार यादव जी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझने की जरूरत है, संयम बरतने की जरूरत है कि आगे इस तरह की टिप्पणी कम से कम ना सुनने और देखने को मिले। एक मैसेज गलत जाता है समाज चाहिए, इतने बड़े नेता हैं, बचना चाहिए, ऐसे बयान से बचना चाहिए। ठीक है, ये उनके नरेंद्र मोदी जी से भी मैं कहूंगा कि चूंकि मतलब उत्तर प्रदेश में आकर जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, इससे उनको ठीक नहीं लगता है और इससे कभी कभी प्रक्रिया हो जाती है। उसी प्रक्रिया में नरेश जी ने बयान दे दिया है। ठीक है, गोविंद पंत राजू जी बहुत देर से हमारे साथ बैठे हुए हैं। गोविंद जी, यहाँ पर कम से कम तारीफ जरूर करनी होगी एसपी यादव जी की। माना तो कम से कम उन्होंने कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, गलत है। हाँ, उन्होंने माना तो सही, लेकिन क्योंकि वो जंतु उद्यान महकमा देखते हैं तो इसलिए उन्हें गाय और शेर वाले बयान पे उनको एकदम से नरेंद्र मोदी के बयान पे आपत्ति हुई। लेकिन जो बात हमारा जो असल मुद्दा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो या राष्ट्रीय राजनीति में हो, जिस तरह से दो अलग अलग चीजें हैं। एक है अमर्यादित भाषा, जिसका प्रयोग तमाम नेता एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, जिसमें जो एक सामान्य मर्यादा, जो एक सामान्य शिष्टाचार की मर्यादा है, उसका उल्लंघन होता है। लेकिन जो नरेश अग्रवाल की भाषा है, मुझे लगता है कि ये भाषा अलोकतांत्रिक भाषा है। ये भाषा एक तरह से राजतंत्र की इसमें बू आती है। ये भाषा जातिवाद की भाषा है, ये नस्लवाद की भाषा है। ये भाषा तो मुझे लगता है कि किसी भी हालत से जो हमारा मूल लोकतांत्रिक स्वरूप है, उसके किसी भी हालत से अनुकूल नहीं है। ये भाषा अगर ये कहती है कि एक चाय बेचने वाला, क्या इसमें जातिवाद की बू नहीं आती? क्या इसमें एक तरह से समाज में बहुत बड़ी खाई पैदा करने की बात नहीं होती? क्या नरेश अग्रवाल के वंश में जो आगे हैं, जिसने राजनीति में एमएलए एमपी की कुर्सियां हथियाई हैं और जिस तरह से उनका राजनीतिक विकास हुआ है, पैसा कमाया है, ऐसे ही लोग क्या राजनीति में आगे आएंगे? मुझे लगता है कि इस बयान को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए और ये ज्यादा बड़ा गंभीर मुद्दा है। ये सिर्फ अमर्यादित भाषा का सवाल नहीं है। ये भाषा एक तरह से राजतंत्र की भावना को दिखाती है। और ये राहुल गांधी जब बाहें मोड़कर ये कहते हैं कि हमने आपको ये दिया, हमने आपको ये दिया, तो वहां भी ये झलकती है। लोकतंत्र में हमारे नेताओं को अपने सम्मान की उनको चिंता होती है, तो उनको जनता की भावनाओं के भी सम्मान की चिंता करनी चाहिए और इस बात का गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए कि इस समाज में हर आदमी को, इस लोकतांत्रिक समाज में हर आदमी को बराबरी का हक है। शिंदे साहब, नरेश अग्रवाल कहते हैं सिपाही की मानसिकता सिपाही की रहेगी अगर वो कप्तान भी बन जाए। शिंदे साहब तो कांस्टेबल से देश के इतने बड़े पद पर आए हैं। हमारे जो कलाम साहब थे, उनका पारिवारिक जीवन कैसा और कहां से शुरू हुआ था? तो ये मुझे लगता है कि बचकाना बयान है और इसमें घोर राजतंत्र की एक भावना की बू आती है। इसको कतई लोकतांत्रिक बयान नहीं कहा जाना चाहिए और इस भावना का इसी मुद्दे पर इसका विरोध होना चाहिए और इसके लिए नरेश अग्रवाल को माफी मांगनी ही चाहिए। ठीक है, हिलाल नकवी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से।
जी हाँ, हम वही बात कह रहे थे जो गोविंद जी ने कही है कि देखिए यहाँ के पर अगर हम सिर्फ एक मुद्दे के पर आके रह जाएंगे तो जो इसकी एक बड़ी बात है, जहाँ के पर बहुत से इस प्रकार के बयान दिए गए हैं जो कि कहीं से भी लोकतंत्र में नहीं दिए जाते। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में भी कोई नेता है जिनकी जुबान को हमें रहती है, पर रोकना चाहिए। देखिए, हम यहाँ के पर पार्टी लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस ने कहा है तो ठीक कहा है, बाकी लोगों ने कहा है तो गलत कहा है। जो कोई भी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करता है उसको हमें घोर निंदा करनी चाहिए। और रही बात राहुल जी की, जैसे राहुल जी जो कहते हैं कि हमने आपको दिया, नहीं, वो कहते केंद्र ने राज्य सरकार को दिया है, केंद्र ने ये पॉलिसी दी है, वो कभी ये नहीं कहते कि हमने आपको ये दिया है। तो गोविंद जी को ये बताना चाहिए कि वो हिलाल जी उनका सरकार का जो है राज्य सरकार को बातों को कहते हैं। नकवी साहब, बिहार में जब विधानसभा चुनाव हुआ, जो राहुल जी के ही देखरेख में लड़ा गया था, जब मेरे ख्याल से 9 सीटें थी एमएलए की, आपकी वो 4 रह गई, उस चुनाव में मैंने कुछ बिहार के हिस्सों को कवर किया। राहुल जी की 2-3 सभाएं देखने को मिली मुझे। वहां मैंने अपने कान से सुना, अखबार में नहीं पढ़ा, टीवी में नहीं देखा, कान से सुना कि हमने इतना पैसा भेजा, हमने इतनी योजनाएं भेजी, जमीन तक नहीं पहुंची। जी सर, ये सिर्फ नकवी साहब, ये स्टेट बैंक में जो खाता है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते पार्लियामेंट में 2nd फ्लोर पे, ये उससे चेक थोड़ी ना काटा गया। ये भारत के कंसोलिडेटेड फंड का पैसा है, जिसमें बिहार के आदमी का भी उतना ही हक है, यूपी के आदमी का भी उतना ही हक है, मिजोरम और मेघालय के आदमी का भी उतना ही हक है। अमिताभ जी, यहां पर जो बात कही है राहुल जी, इसलिए जो बात गोविंद पंत राजू ने कही वो दुरुस्त कही है तथ्यात्मक तौर पर। इसमें नहीं, इसके अंदर उन्होंने कभी भी, ये देखिए, ये दिक्कत है उत्तर प्रदेश की, जहां के ऊपर हम अपने आप को हम कहते हैं, जबकि वास्तविकता ये होती है कि मैं में और हम में बहुत अंतर है। मैंने जो काम से सुना, अगर मैं भेजा, नकवी भाई, मैंने और हमने भेजा में बड़ा अंतर है। हिलाल भाई, मैंने सरकार की बात हो, हिलाल भाई, मैंने जो कान से सुना वो कहा होती है, तो मैंने जो कान से सुना वो जाता है ना, ये नहीं कहना चाहिए। मैंने जो कान से सुना वो कहा भाई, मैं तो केवल उतनी कहा जितनी आंखों से देखा और कानों से सुना, इसके आगे की बात कही नहीं। और भाव और भावनाएं तो बाकी नेता जनता समझे, लोग समझे। मैंने जो सुना वो मैंने कहा, और उसकी बिहार में बड़ी तीखी प्रतिक्रिया भी थी। जी, अब मैं कुछ कह सकता हूँ? कहिए। नहीं, मैं तो बहुत देर से चुप बैठा हूँ। हाँ, दे ऑल आर जूनियर टू मी इन पॉलिटिक्स इवन। मैं खुद गरीब मजदूर घर में पैदा हुआ, मैंने बीएससी एलएलबी पास किया, 2 साल मैंने नौकरी की, 2 साल में अध्यापक रहा, 24 साल वकील रहा, डॉक्टर लोहिया के साथ काम किया, चौधरी चरण सिंह के साथ काम किया, डॉक्टर अंबेडकर के साथ 3 साल काम किया, भारतीय जनता पार्टी के निर्माताओं में से अटल जी अडवाणी जी के साथ हर एक पद पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को छोड़ करके वाइस चेयरमैन राज्यसभा में रहा, मैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन रहा, मिनिस्टर रहा। मुझे कौन रोक सका? क्या मैं गरीबी मेरे रास्ते में बाधा आ गई? बुद्धि, चरित्र और मेहनत और अवसर, ये 4 चीजें आदमी को पहुंचाती। आदमी के अंदर बुद्धि हो। मैं फिर आपसे कह रहा था, आपने एक बात अच्छी कही कि मोदी जी को कह करके नरेश अग्रवाल ने बात कही, लेकिन ये गरीब का मजाक है, इसलिए हम इसको मोदी जी से अकेले सीमित नहीं रखते। गरीब चूंकि आप मताधिकार है और हर एक नागरिक को एक मत का अधिकार है और हर एक का मत बराबर है, यहाँ मत में कोई फर्क नहीं किया गया है। और जब मत सबका बराबर है तो देश की बड़ी से बड़ी सिद्धि तक मत के द्वारा पहुंचने का सबको अधिकार है। इसलिए नरेश अग्रवाल जी को खेद व्यक्त करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। और मुलायम सिंह यादव तक खुद प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, जो साइकिल चला करके राजनीति में आगे बढ़े, उन्हें इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नरेश अग्रवाल के आसमान नहीं गिर जाएगा, इन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए। वैसे ही उनकी गद्दी हिल रही है, वैसे ही बहुत बदलाव हो गए। उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब है, लिहाजा ये कोल में खाद
और नरेश अग्रवाल जैसे मुलायम सिंह जी को पैदा कर रहे, इसका इलाज उन्हें करना चाहिए। अगर उनके ख्वाब ऊंचे, वरना तो अल्ली मल्ली 12 साल चली। मैं इनके बयान की घोर निंदा करता हूँ। ठीक है। और मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ, जब अवसर मिला है तो एकलव्य जैसा सबसे बड़ा तीरंदाज हो गया था, जो ये भी एक इतिहास का पन्ना है। बहुत से हमारी मिसालें हैं। एक गरीब रविदास और कबीर जो एक झोपड़ी में पैदा हुए मजदूरी करते थे, बनारस में सिर्फ मदन मोहन मालवीय के नाम को छोड़कर किसी का नाम नहीं जानते, लेकिन कबीर और रविदास इन गरीबों का सारी दुनिया और देश जानता है और इनकी बरसी मनाई जाती है। ठीक है। ये कहाँ पहुंचे गरीब और उनकी आज सही बात कह रहे हैं गौतम जी आप। गौतम जी आप सही बात कह रहे हैं। आपने जो बातें कही हैं एकदम सही कही हैं। आपने कहा कि जो भी जितने भी नेता हैं वो आपसे जूनियर हैं, इसीलिए मैंने जब आपका परिचय दिया तो हमने आपसे पहले ही कह दिया कि लंबा चौड़ा करियर है। हमने तारीफ की इस बात की। देर से आए हम आपके पास, उसके लिए माफी मांगते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आप ही से चर्चा आगे बढ़ा लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जो अन्ना हजारे जब बॉर्डर पर लड़ने गया, 4 साथी उसके मार दिए गए, भगोड़ा होकर भागी आया। तो भाजपा में जब शादी का चलन ही नहीं तो परिवार कहाँ से होगा? तो उन्हें परिवार का आनंद क्या मालूम है? आशीर्वाद मांगने जाओ, कहते हमारी तरह हो जाओ। ये पॉलिटिकल में हम लोग की मजबूरी होती है। सजाती कभी हौसला बढ़ाती हो, स्पेशल बनाती हो घर को। सिर्फ घर बनाते हैं, हम उसमें खुशियां बसाते हैं। सुपरटेक। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। दूध से सादा पान मसाला। 1 3 2 का जाप तुमको कौन सिखलाया? आपने? और तो कमन गालों की लाली, ये सब कौन सा है? 1 3 2 फायदे का मंत्र। ये मंत्र हम भूले वाला नहीं भाई, याद है ना? एनएम दीदी कह रही, पहले और दूसरे बच्चे के बीच रखो 3 साल का अंतर, जिससे माँ और बच्चा रहे स्वस्थ और होगी बहुत बचत। 1 3 2 है ना फायदे का मंत्र? अब मेगा मॉल बनेगा, जो बिगेस्ट इंडिया हैव एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलते है दुनिया। तूने जब से की बेवफाई, वादों से बहानों से, मैं शिकवा करूंगी तो कैसे, खामोश निगाहों से। ताइवा इन्वर्टर बैटरी, नया रूप, नई तकनीक, अब पहले से 40% ज्यादा पावर बैकअप। ताइवा इन्वर्टर बैटरी। बॉर्डर पर लड़ने गया, 4 साथी उसके मार दिए गए, भगोड़ा होकर भागी आया। तो भाजपा में जब शादी का चलन ही नहीं तो परिवार कहाँ से होगा? तो उन्हें परिवार का आनंद क्या मालूम है? आशीर्वाद मांगने जाओ, कहते हमारी तरह हो जाओ। ये पॉलिटिकल में हम लोग की मजबूरी होती है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन और आज हमने मुद्दा उठाया है नरेश अग्रवाल का, जो वो बयानबाजी कर रहे हैं वो कितनी सही है और उसका क्या कुछ अर्थ निकल सकता है, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। संघ प्रिय गौतम जी कुछ कह रहे थे। गौतम जी कहिए, अपनी बात पूरी करिए। आप कह रहे थे बात नहीं पूरी हुई आपकी। देखिए, ये जो नरेश अग्रवाल जी हैं, ये महामंत्री भी हैं समाजवादी पार्टी के, एक जिम्मेदार पदाधिकारी भी हैं।
राज्यसभा के सदस्य तो हैं, मिनिस्टर भी रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि मानव मूल्यों में गिरावट तो सब जगह आई, लेकिन हमारे देश में सर्वोच्च विधायिकी होती है, और जब विधायिकी के लोगों में निरंतर गिरावट आती रहेगी तब देश का कल्याण कैसे होगा। इसलिए किसी न किसी स्तर पर रोक लगनी चाहिए। मैं तो मुलायम सिंह जी से कहूंगा, 12-16 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं उत्तर प्रदेश में, और अगर 2